25 सितंबर 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार 24 सितंबर से खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट यानी दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य विभाग की मीटिंग में यह आदेश दिया। उन्होंने कहा प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट की गहन जांच और हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए। खाने की चीज़ों की शुद्धता के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ज़रूरी बदलाव किए जाएं। नए आदेश के मुताबिक खान पान केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना भी अब अनिवार्य होगा। पूरे रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाने होंगे। कर्मचारियों को मास्क, ग्लव्स पहनना ज़रूरी होगा। इससे पहले यूपी सरकार ने कावड़ रूट की सभी दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। कोर्ट ने योगी सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। मामला अब भी कोर्ट के विचाराधीन है। महाराष्ट्र में अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी के पुणे ऑफिस में 26 साल की सीए एना सेबेस्टियन की मौत के मामले में लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी मंगलवार को जांच करने पहुंचे। जांच में सामने आया कि ईवाई कंपनी 2007 से स्टेट परमिट के बिना काम कर रही है। महाराष्ट्र के एडिशनल लेबर कमिश्नर शैलेंद्र पॉल ने कहा कि कंपनी के पास शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत दिया जाने वाला सर्टिफिकेट भी नहीं था। यह कानून किसी भी कंपनी में कर्मचारी के अधिकतम 9 घंटे की ड्यूटी करने की परमिशन देता है। इस पर ईवाई कंपनी को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए अप्रवासी भारतीयों के दूर के रिश्तेदारों को आरक्षण देने को धोखाधड़ी बताया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मंगलवार को एनआरआई कोटे की परिभाषा का विस्तार करने की राज्य की अपील खारिज कर दिया। बेंच ने जोर देकर कहा कि दूर के रिश्तेदारों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। यह फर्जीवाड़ा बंद होना चाहिए। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। यह पैसे घुमाने वाली मशीन है। दरअसल पंजाब सरकार ने 20 अगस्त को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए एनआरआई के 15% कोटे के दायरे को बढ़ाकर विदेश में बसे दूर के रिश्तेदार जैसे मामा, ताऊ, चाची, चाचा, चाची, दादा, दादी को भी शामिल कर लिया था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार धर्मनिरपेक्ष होगी। हमारी पार्टी के समर्थन के बिना यहां कोई सरकार नहीं बनेगी। पहले फेज के चुनाव में पीडीपी नंबर 1 पार्टी के तौर पर उभरी है। महबूबा ने मंगलवार को जम्मू की बाहू विधानसभा सीट से प्रत्याशी वरिंदर सिंह के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान में शामिल होने की बात की थी तो मुफ्ती मोहम्मद सईद ही थे जिन्होंने कश्मीर में भारतीय झंडे को ऊंचा किया था। महबूबा ने कहा कि क्या बीजेपी भूल गई है कि राम माधव ने 2 महीने तक हमारे दरवाजे खटखटाए, हमारे साथ सरकार बनाने के लिए कहा और कहा कि हम किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार हैं, और हमने उस शर्तों पर सरकार बनाई। देश में अंगदान करने में पुरुषों से महिलाएं आगे हैं। 2023 में 16,542 अंगदान हुए, जिसमें अधिक महिलाएं जीवित दाता थीं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसका डेटा जारी किया। साल 2023 में हुए 5,651 पुरुष और 9,784 महिलाओं ने अंगदान किया। साथ ही कुल 18,378 ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए। इनमें से 13,426 किडनी ट्रांसप्लांट सबसे अधिक थे। बीते 10 साल में अंगदान में करीब 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों से पता चलता है कि मृत पुरुष डोनर की संख्या अधिक है, जिसमें 844 पुरुषों ने अंग दान किया, जबकि 255 महिलाओं ने ऑर्गन डोनेट किए। वहीं दिल्ली किडनी ट्रांसप्लांट में सबसे आगे है। साल 2013 में जहां कुल डोनर 4,990 थे, वहीं 2023 में यह बढ़कर 17,168 हो गए। पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे 2023-2024 सामने आ गया। इसके मुताबिक एक साल के अंदर देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में घटी है। यहाँ बेरोजगारी दर 3.4% है, जो 2022-2023 में 6.1% थी। सर्वे के मुताबिक एक साल में इसमें 2.7% की गिरावट आई। हरियाणा से ज्यादा गोवा 9.7% के बाद देश में सबसे ज्यादा थी। ये गिरावट देश के किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारी दर 1% से भी कम है। इस लिस्ट पर दूसरे नंबर पर गुजरात 1.1%
और तीसरे नंबर पर झारखंड 1.3%। साल 2023-24 में गोवा में बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा है, 8.5%, और यही केरल में 7.2%, और वहीं देश की औसत बेरोजगारी 3.2% है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ जमीन घोटाले से जुड़े मामलों में केस चलेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने मंगलवार को कहा, याचिका में जिन बातों का जिक्र है इसकी जांच जरूरी है। केस में मुख्यमंत्री का परिवार शामिल है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 218 के तहत सिद्धरमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी। सीएम ने 19 अगस्त को इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण MUDA घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। एक्टिविस्ट TJ अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा का आरोप है कि सीएम ने MUDA अधिकारियों के साथ मिलकर महंगी साइट्स को धोखेधड़ी से हासिल किया। बदलापुर में नाबालिग लड़की के केस के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के बाद बुधवार सुबह मुंबई के बांद्रा कलानगर में कई पोस्टर लगाए गए। इसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की 3 तस्वीरें लगाई गई हैं। तस्वीरों में फडणवीस बंदूक और असॉल्ट राइफल पकड़े नजर आ रहे हैं। भगवा रंग के इस पोस्टर में बदला पूरा लिखा हुआ है। फिलहाल इस मामले में फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पोस्टर किसने लगवाया इसकी जानकारी भी सामने नहीं आई है। अक्षय के एनकाउंटर पर विपक्ष के सवालों को लेकर फडणवीस ने मंगलवार को कहा था, पुलिस वारंट के साथ अक्षय शिंदे को जांच के लिए ले जा रही थी। उसने पुलिस की पिस्टल छीन ली थी। विपक्ष हर बात पर सवाल उठाता है, वहीं विपक्ष आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहा था। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। नेता रोड शो के साथ रैलियां कर रहे हैं। इस बीच नूह के पुनहा में रैली के दौरान एक व्यक्ति का लोगों को पैसे बांटने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें व्यक्ति लोगों को 500-500 रुपए के नोट बांटते दिख रहा है। यह वीडियो नगीना होटल रोड का बताया जा रहा है। यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद इलियास का कार्यक्रम था, जिसमें बॉलीवुड एक्टर एवं पूर्व सांसद राज बब्बर भी पहुंचे थे। वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी ने कहा कि पैसे देकर कार्यक्रम में भीड़ बुलाई गई। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद इलियास ने पहले इस पर प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी संजौली में उठा मस्जिद विवाद शांत होता नहीं दिख रहा है। संजौली मस्जिद कमेटी ने लिखित में माना कि कोर्ट अगर अवैध निर्माण गिराने को बोलेगा तो मस्जिद कमेटी से खुद तोड़ देगी। मगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जमाई ने संजौली मस्जिद पहुंचकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें जामाई कह रहे हैं कि मस्जिद वैध है या अवैध यह कोर्ट तय करेगा। वह कोर्ट में जनहित याचिका डालेंगे। अब सवाल उठ रहे हैं कि विवाद मस्जिद में बाहरी राज्यों से कोई व्यक्ति कैसे पहुंच सकता है। इतने संवेदनशील मामले में मस्जिद के भीतर से इस तरह का वीडियो बनाकर पोस्ट कर देता है। इसे लेकर जब पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव गांधी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मस्जिद सील नहीं है, नमाज पढ़ने मुसलमान यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि शोएब जमाई कब आया और वीडियो कब बनाया यह चेक किया जाएगा। हालांकि उन्होंने माना कि इससे माहौल खराब होगा। हरियाणा के हिसार में पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के जन संवाद कार्यक्रम में युवक ने हंगामा कर दिया। इस दौरान पूर्व सीएम भड़क गए और अपने सुरक्षा कर्मियों को युवक को बाहर निकालने का आदेश दिया। दरअसल पूर्व सीएम हिसार से भाजपा प्रत्यक्ष डॉक्टर कमल गुप्ता के लिए प्रचार करने हिसार आए थे। यहाँ रात को पटेल नगर की पंजाबी धर्मशाला में जन संवाद का कार्यक्रम था। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर कमल गुप्ता ने अपनी बात रखी। इसके बाद पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को बोलने का मौका मिला। पूर्व सीएम ने कहा कि इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, इस बात से सभी सहमत है ना। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि हिसार से विधायक भाजपा का हो। डॉक्टर कमल गुप्ता जनहितैषी है, इसलिए उनका समर्थन भी उतना ही जरूरी है। तभी जनसभा में से एक युवक खड़ा हुआ और बोला कि प्रदेश में सरकार तो भाजपा की बनेगी, लेकिन हिसार में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता हार जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को राजस्थान से सवाई माधोपुर से कोटा के बीच 108 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर कवच 4.0 का ट्रायल देखा।
उन्होंने सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक ट्रेन के लोको पायलट के साथ सफर किया। इस दौरान मीडिया रिपोर्टर भी रेल मंत्री के साथ मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से खास बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि रेलवे को 100% सेफ बनाने की तैयारी चल रही है। कवच 4.0 के बारे में जानकारी देते हुए रेल मंत्री ने बताया, इसकी मदद से लोको पायलट इंजन में बैठे बैठे ही 7 किलोमीटर दूर के सिग्नल की जानकारी ले सकता है। कवच जरूरत के हिसाब से खुद ट्रेन की स्पीड कम कर देगा। हिमाचल से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने रद्द किए गए 3 कृषि कानूनों को दोबारा लागू करने की मांग की है। कंगना ने कहा कि किसान को खुद ये कानून लागू करने की मांग करनी चाहिए। नवंबर 2021 में केंद्र सरकार को 14 महीने के बाद किसान आंदोलन के बाद ये कानून वापस लेने पड़े थे। इस बयान के बाद विपक्ष ने कंगना की घेराबंदी शुरू कर दी। पंजाब ने अकाली दल के प्रवक्ता अर्शदीप सिंह क्लेयर ने कहा कि भाजपा को कंगना को पार्टी से निकालना चाहिए। कंगना पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगाया जाना चाहिए। कृषि कानूनों पर कंगना का बयान 23 सितंबर को सामने आया। वह मंडी जिले के ख्योड़ में जिला स्तरीय नलवाड़ मेले के समापन समारोह में पहुंची थी। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में 3 कृषि कानून पर बयान दिया। पंजाब में पटियाला स्थित राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के गर्ल्स हॉस्टल की चेकिंग को लेकर बवाल मच गया। छात्राओं का कहना है कि वाइस चांसलर ने अचानक उनके कमरों में आकर कपड़ों पर कमेंट किए। उन्हें कहा गया कि छोटे कपड़े क्यों पहनती हो। यही नहीं, गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं के माता पिता को आने की भी परमिशन नहीं होती, तो VC क्यों आए। इसके बाद रविवार दोपहर छात्राएं भड़क उठी। उन्होंने वाइस चांसलर के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। उनका धरना 2.5 दिन से चल रहा है, जिसके बाद माहौल बिगड़ते देख यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया। हालांकि छात्राओं ने घर जाने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि मामले को निपटाने की कोशिश की जा रही है। जब तक वाइस चांसलर इस्तीफा नहीं देते वे धरना खत्म नहीं करेंगे। छात्राएं अब यूनिवर्सिटी के गेट के सामने टेंट लगाकर धरने पे बैठ गई। बदलापुर दुष्कर्म केस में आरोपी के एनकाउंटर का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया है। आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने मंगलवार को याचिका लगाकर एनकाउंटर की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT गठित करने की मांग की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह याचिका न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान की बेंच के सामने रखा गया। उधर महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एनकाउंटर की जांच CID को सौंप दी। ठाणे क्राइम ब्रांच ने आरोपी अक्षय शिंदे का 23 सितंबर को शाम करीब 6:15 बजे एनकाउंटर किया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक ठाणे क्राइम ब्रांच अक्षय को तलोजा जेल से बदलापुर लेकर गई थी। सरकार ने कहा कि अक्षय ने पुलिस की रिवॉल्वर छीन के फायरिंग की। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने गोली चलाई और अक्षय मारा गया। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 5 दिवसीय भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। टेस्ट मैच में करीब 1.25 लाख दर्शकों का मूवमेंट रहेगा। ग्रीन पार्क और होटल लैंडमार्क की 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया। दोनों ही जगहों पर जमीन पर पुलिस, PAC और RAF का चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा रहेगा। इसके साथ ही ड्रोन से निगरानी और स्टेडियम के चौतरफा रूफ टॉप सिक्योरिटी का खाका भी खींचा गया। ग्रीन पार्क स्टेडियम में 5 दिवसीय टेस्ट मैच और होटल लैंडमार्क में खिलाड़ी ठहरे हुए। 25,000 की दर्शक क्षमता वाले स्टेडियम में 5 दिनों में कुल 1.25 लाख दर्शक पहुंचेंगे। माउंटेन पुलिस से लेकर सुरक्षा एजेंसी ATS की टीम को भी होटल से लेकर ग्राउंड तक की सिक्योरिटी में लगाया गया। हरियाणा के नूह में हुए दंगे के दौरान सुर्खियों में आए कांग्रेस के निवर्तमान विधायक मामन खान अब विधानसभा चुनाव के दौरान एक और भड़काऊ बयान के चलते चर्चा में आ गए। उन्हें कांग्रेस ने फिर से फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से टिकट दिया। चुनाव प्रचार के लिए विधानसभा के बीच बीबा में पहुंचे मामन खान ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि लोगों ने मेवात के बच्चों के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस की सरकार बनते ही उन्हें मेवात छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस उम्मीदवार का यह बयान अब खूब वायरल हो रहा है। इस बीच मामन खान का स्पष्टीकरण भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।